अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान एक बार फिर खुशकिस्मत निकले। आज उन्हें एक और रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए मेरे कप्तान की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्मनामा जारी किया है। अदालत आलिया ने 17 मई तक मेरे कप्तान को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने की हिदायत भी की है। हुकूमत ने मेरे कप्तान को अदलिया की तरफ से रिलीफ मिलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अगर नैब ने एक जेन्युइन एक केसेस अगर बनाए हैं गबन के, करप्शन के, तो उसके ऊपर आज अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, मेरे कप्तान की जमानत होने के बाद हुकूमत का गैर मामूली तौर पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वफाकी काबीना ने इस फैसले को अदलिया की गैर मामूली मदाखलत और मिसकंडक्ट करार देते हुए मुल्क में एमरजेंसी के नफाज पर भी गौर किया। एक तरफ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे डाला। नाज़रीन, मेरे कप्तान इस एतबार से इंतहाई खुशकिस्मत है कि हुकूमत मेरे कप्तान पर मुकदमा दर्ज करती है तो फौरन ही उन्हें जमानत भी मिल जाती है। मेरे कप्तान को हालिया रिलीफ मिलने का आगाज कल हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी गिरफ्तारी के तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें अपना मेहमान बना लिया। अदालत उज़्मा ने मेरे कप्तान को पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में ठहराने का हुक्म देते हुए उन्हें लोगों से मुलाकातों की इजाज़त भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मेरे कप्तान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, जहां डिवीजन बेंच ने उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नाज़रीन, मेरे कप्तान की गिरफ्तारी, जमानत और रिहाई के इस सारे अमल पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर एक, मेरे कप्तान की गिरफ्तारी पर होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में जो बेगुनाह लोग अपनी जानों से गए, इस खूने नाहक का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 2, जिस तरह लाहौर के कोर कमांडर हाउस को जला दिया गया, उन कसूरवारों को अदालत के कटहरे में कौन लाएगा? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा लोगों को कोर कमांडर हाउस या इसी नौयत की अहम तंसीबात पे पहुंचने की हिदायत देते रहे, क्या उनको भी मेरे कप्तान की तरह जमानत दे देनी चाहिए? सवाल नंबर 4, गुज़िश्ता 3 दिन में अरबों का नुकसान हुआ, पूरी दुनिया में मुल्क की जग हसाई हुई, भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान में लगने वाली आग के मनाजिर दिखाए गए, जलाओ घिराव में पुलिस की 72 गाड़ियां जला दी गईं, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को दुश्मन मुल्क समझकर तबाह कर दिया गया। क्या मेरे कप्तान इस सारे अमल की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? सवाल नंबर 5, बदअमनी की वजह से लाखों तलबा और तालिबात के पर्चे मनसूख हो गए, इन बच्चों के तालीमी नुकसान का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 6, 3 दिन से जारी बदअमनी में मुल्क की मईशत को अरबों का नुकसान हुआ, बहुत से दिहाड़ीदार मजदूरों के चूल्हे दिहाड़ी ना लगने की वजह से जल ना सके, क्या मेरे कप्तान इस सारे नुकसान की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? सवाल नंबर 7, अगर जिम्मेदारों का तयन किए और उन्हें सजा दिए बगैर ये तमाम वाकयात भुला दिए गए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मुस्तकबिल में दूसरी सियासी जमातों को भी यही कुछ करने की इजाजत दे दी गई है? सवाल नंबर 8, मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया है। पहले तो मेरे कप्तान इदारों के खिलाफ एहतजाज करते थे, अब हुकूमत ने भी इदारों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। क्या इदारों के खिलाफ सियासी एहतजाज की ये रविश दुरुस्त है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब और सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, आज जिस तरह इमरान खान साहब को जमानत मिली है, कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिस तरह उन्हें अपना मेहमान बनाया गया, हुकूमत काफ़ी परेशान दिखाई देती है और वो ये समझती है कि जो फैसले हो रहे हैं वो इंसाफ नहीं है, और अब खुद भी उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर वाले दिन। ये जो कुछ भी जा रहा है मामला, यहाँ पे इमरान खान साहब का एक इदारे के साथ नाराजगी का सिलसिला है तो हुकूमत का एक दूसरे इदारे के साथ नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अगर इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा आपकी सारे सवालों का जवाब दे दूं। पहली तो बात है, उम्मीद है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान 144 दफा तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट आएंगे या बाकी एहतजाज करेंगे, इनके खिलाफ भी उस तरह ही दहशतगर्दी के मुकदमे और नुक्से हमने आमा के हवाले से ये जो नॉर्मल पोजीशन होती है, क्योंकि 144 की वायलेशन है, उसी तरह पर्चे दर्ज होंगे। अब आते हैं बड़ी सीधी सी बात के ऊपर। मैं पहले ऐसा करता चलूं, ये कंफर्म जमानतें नहीं है। ये जो बड़ा शोर गौगा डाला हुआ है, और ये मैं चैलेंज करता हूं आपके इसके मुल्क के वजीर आजम का और ख्वाजा आसिफ का,
कि आ जाएं, इस पे आकर नाजरा कर लेते हैं इस बात के ऊपर कि ये जमानतें हैं क्या। ये है जमानत कबलस गिरफ्तारी, ये हर एक को मिलती है, ये इस्तेहकाक है, ये उसका हक है कि कोई ऐसा नहीं होता कि जो जमानत कबलस गिरफ्तारी लेने जाए उसको इनकार कर दिया जाए। प्रोटेक्टिव बेल जो लेने जाए उसको इनकार नहीं होता है, और प्रोटेक्टिव बेल जहां जहां लेनी हो वो ले सके। अब बातें हैं आप जो बड़ा वजीर आजम पता नहीं आइन और कानून आता है, एक मिनट इसी पॉइंट पे रहते हैं अजहर साहब, इसी पॉइंट पे रहते हैं अजहर साहब, एक मिनट जरा इस पॉइंट पे ही जरा जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कभी किसी के लिए कहा जा सकता है कि जनाब आपको हम रिहा कर रहे हैं, आप रिहा हैं, आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, लेकिन रहेंगे आज आप हमारे पास उसी गेस्ट हाउस में जहां से आप तशरीफ लेकर आए थे? क्या ऐसी कोई मिसाल मौजूद है? जी बिल्कुल, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, जरा समझ आएगा केस है क्या। इमरान खान साहब के खिलाफ एक करप्शन का वो करप्शन का केस जो कि नैब के कवानीन इन्होंने 1100 अरब के खत्म कर दिया। अब तो नैब ने ही कुछ नहीं किया, और नैब के अगेंस्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में पेक्यूनरी बेनिफिट लेना है, इसमें 1 रुपए का मैं वकालत छोड़ दूंगा 1 टके का बेनिफिट इमरान खान को आया होगा। भाई ट्रस्ट चल रहा है, अपना 15 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है, वो है ही कुछ नहीं है। अब आया है क्या, हुआ क्या? इमरान खान साहब जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए। अब जब आप हाईकोर्ट में जमानत के लिए आ जाए, आपने बायोमेट्रिक कर रहे हैं, एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो अभी सर्विस ही नहीं कराया, और ये नैब ने मान भी लिया, जाके कहा पहले पकड़ लिया। अजहर साहब मेरे ख्याल में अजहर साहब आप मेरे ख्याल में केस के मेरिट्स के ऊपर आ रहे हैं। मैं केस के मेरिट्स पे नहीं जा रहा सर, मैं उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा इस वक्त। मैं सिर्फ इस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को रिहा कर दे, उसके बाद तो इमरान खान साहब का राइट है ना, वो बनीगाला जाएं, लाहौर जाएं, अगर ही इज अ फ्री पर्सन नाउ। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्यों कहा गया कि जनाब आप आज उसी गेस्ट हाउस में हमारे मेहमान बनकर रहेंगे? ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है? मैं उसकी वजह बता देता हूं। ये इमरान खान के खिलाफ फैसला था। यूं कैसे खिलाफ था कि इमरान खान साहब को जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी है, वो सेट असाइड कर दिया। जब गैर कानूनी गिरफ्तारी आ गई तो उसके ऊपर जो रिमांड दिया था वो भी खत्म हो गया। पोजीशन ये आई कि इमरान खान साहब जमानत कबल गिरफ्तारी कराने आए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, मामला वापस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। अगर यानी कोई मुलजम वहां से भाग ना जाए तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी दी कि आप वहां पर जाकर पहले हाईकोर्ट के सामने पेश हो, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी आपको देनी है, ये उनका राइट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है। हमने पता नहीं बात का पतंगड़ बनाया हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और ये जो मेहमान भी बनाया है या जो आपके मुताबिक है, वो वहीं पर है जहां पर वो पहले ठहरे हुए थे। उन्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर नहीं गए। उन्हें बनीगाला नहीं भिजवाया। आगे सर पॉइंट आगे जरा इस पे मैं कमेंट ले लूं सर, मैं इस पे कमेंट ले लूं। सलीम बुखारी साहब, ये अजहर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इमरान खान साहब के खिलाफ आया था कि उनको जाने भी नहीं दिया। तो अगर ऐसी बात है और वाकई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, तो फिर मरियम नवाज चीफ जस्टिस के बारे में ऐसे रिमार्क्स क्यों दे रही हैं? और अगर ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि मौजूदा सिटिंग हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज करना शुरू कर देगी, तो ये सिस्टम आगे किस तरह चलेगा? सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका मंसूर, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए अज़हर सिद्दीक़ साहब वकील हैं, लिहाजा उनके पास तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई जवाब मौजूद रहेगा। बड़ी काबिलियत से, बड़ी शानदार तरीके से वो दिफा कर रहे हैं खान साहब का, वो एक अलग तरफ है। जो सवाल है आपका वो ये है कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, उसका पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कोई रिकॉर्ड, कोई पैरेलल मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसके ऊपर बहस ही नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी कभी आज तक नहीं हुआ कि एक आदमी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो 60 अरब रुपए जो है वो उन्होंने गलत इस्तेमाल किए, कैबिनेट को धोखा दिया, सील लिफाफे में अप्रूवल करा ली, और आप फरमा रहे हैं कि उनका तो किसी एक पैसे से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बहस की हद तक और वकालत की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं है कि एक ऐसे शख्स पर जिस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम हो, उसको जी चीफ जस्टिस साहब ये कह के रिसीव फरमाएं कि आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और बाद में गुजार जाते हुए ये भी फरमा दें कि बेस्ट ऑफ लक। ये जो रवैया है, ये रवैया इससे पहले किसी भी एक्यूज के साथ आज तक नहीं अपनाया गया। तो इसीलिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि डराओ जजेस को और अपनी मर्जी के फैसले ले जाओ। आइए मंसूर चलते हैं 1990s में। आपको याद है कराची के अंदर MQM की जो दहशत थी अल्ताफ हुसैन की, उसके नतीजे में या तो जज फैसला करते नहीं थे, केस पेंडिंग पड़े रहते थे, या फौरन जमानत देते थे जब उनको बोरियां बताई जाती थी कि बंद बोरियां तैयार हैं, या छुट्टी पर चले जाते थे। उसके बाद ये रिवाज खान साहब ने डाला कि जजेस को डराएं
जूतियां भी पड़ी थी जजेस की तस्वीर के ऊपर, आपको शायद याद ना हो, मैं अगर याद दिला दें, अगर आप मुझे इजाजत दें। और पड़ी भी थी बाहर के मुल्कों के अंदर तस्वीरें बड़ी बड़ी लगा के, याद है आपको? ये रवाज डाल के अब जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं भी आऊंगा पीर को वहां पर, तो इस नए ट्रेंड का मूजिद का नाम इमरान खान है। और इसने हमारे जुडिशल सिस्टम का, इसने हमारे इंसाफ का जो बुरकत निकाला है, जो तस्वीर बना दी है, वो बस अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। इसके बाद यही होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। खान साहब कहते थे 2 कवानीन नहीं होने चाहिए छोटे के लिए कुछ, लेकिन सलीम साहब, लेकिन सलीम साहब अगर ऐसा होता जी, सलीम साहब अगर केस ऐसा होता तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को कल अपनी अदालत में पहली दफा देख के ये क्यों कहते कि आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई? देखिए, ये आपका ख्याल है कि ये एक अच्छा रवाज है या इससे पहले भी था? इससे पहले भी कोई जज इतना विजडम का भरा हुआ था जिसने किसी एक्यूज को ये कहा हो? जी, कुछ कहा आपने? मैंने यही कहा। सर अजहर साहब कुछ कह रहे थे, आप प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। देखिए अजहर साहब, आपसे तो मैं बहस करूंगा नहीं, इसलिए आप वकील हैं, आप लॉ तो मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आप बहुत काबिल वकील हैं। हम तो बात कर रहे हैं जनरल टर्म्स के अंदर कि जो मंजरनामा इस वक्त बन रहा है वो कानून के एतबार से, वो आइन के एतबार से, वो जस्टिस के एतबार से, जस्टिस की डिस्पेंसेशन के एतबार से कोई आसन इकदाम नहीं है। इसको बस यहीं तक रहने दें। और इसमें अगर आप बहस में पड़ेंगे तो मैं करूंगा बहस आपके साथ कि कोई पैरेलल नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसका। जी, कोई पैरेलल नहीं है। अजहर साहब जरा इस पे कुछ बात कर रहे थे, मुझे आपकी तरफ जाना। जी अजहर साहब, आप अपना कमेंट कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं अब वजह ये है कि अब सलीम बुखारी साहब यकीनन कोई अच्छा कानून पढ़ा होगा, कोई अच्छा उस्ताद भी मिलना चाहिए ना, कानून आना भी चाहिए, सिर्फ खाली जुबानी कलामी बातों से नहीं है। इसमें फुल बेंच था, लार्जर बेंच था, जस्टिस अख्तर मिनाला साहब भी बैठे हुए थे, आप भी यही जिनके बारे में पढ़ा। आप भी यही कर रहे हैं, आपने भी कोई कानून नहीं पढ़ा हुआ है जी, आपने भी कोई कानून पढ़ा, आप फतवे जारी ना करें, आप बात का जवाब दें, फतवे ना जारी करें प्लीज। मैं आपके फतवे नहीं सुनूंगा, पूछिए ना। नहीं, आप फतवे ना सुनाएं। मैंने कानून पढ़ा कि नहीं पढ़ा, छोड़ दें आप इसको। जी, हमजा शरीफ घर बैठा हुआ था, उसको घर बैठे प्रोटेक्टिव बेल मिली थी। इसहाक डार मुल्क से बाहर था, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिली थी। सलमान शहबाज करप्शन के इतने बड़े बड़े लोथरे थे उनके ऊपर, उसको जमानतें मिली थी। यानी क्या बात हम कर रहे हैं, वो बात करें। लेकिन अजहर साहब, आप लोगों ने उस पर एतराज किया था। अजहर साहब, आप लोगों ने कहा था वो गलत है, वो जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। कच्ची जमानत है, ये जमानत कंफर्म नहीं है। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात को? मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को कि कोई दहशतगर्द भी अगर आए कच्ची जमानत लेने के लिए, उसको जमानत मिलती है। किसने कह दिया कि उसको इंटरनल जमानत नहीं मिलती, उसको प्रोटेक्टिव जमानत नहीं मिलती है? ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। या आप छोड़ दीजिएगा, अब मैं वकालत छोड़ दूंगा, एक सवाल करूंगा, ये कहा कहीं है वो छोड़ दीजिएगा, यानी गलत बात ना करें। सलीम साहब कुछ सवाल करना चाहे। सलीम साहब प्लीज बी क्विक। जी सलीम साहब। जी, मेरा सवाल यह है कि आज तक मुझे अजहर सिद्दीक साहब कोई ऐसी जमानत बता दें जो ये हो कि आज के बाद भी अगर कोई क्राइम होगा तो उसमें भी आपकी जमानत है। यार खुदा के वास्ते अजहर सिद्दीक साहब, इंसाफ को इंसाफ। अजहर साहब देने दे, अजहर साहब को सर इस सिलसिले में जवाब देने दे। चंदा चकोरी मांगने को जाए चार, दुख और अफसोस का मकाम है कि मैं यहाँ इस मुल्क की अदालतों ने इंसाफ देने का तहिया किया हुआ है। आर्टिकल 4 और 5 बड़ा वादे है। मैं यही बता दूं, अरबों रुपए के केस है इसके ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एडमिटेड है। क्या हुआ उसमें? हमने देखा नहीं, जैसे हुकूमत बनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। सलीम बुखारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत का अब सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स के अंदर भी लगता है कि कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कुछ खफा से दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब से भी और तहरीक इंसाफ से भी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद सरदार तनवीर इलियास हमारे साथ मौजूद होंगे और उनकी रुदाद हम सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सरदार साहब, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, ये दुरुस्त है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी मौजूद हैं या क्या स्टेटस क्या है? मंसूर खान साहब, ऐसे है कि मैंने चूँकि आज तक कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको मैंने ज्वाइन किया, और मेरा ये ख्याल था कि हम अपना एक जो मेरा था कि ना कभी लोटाइज़म का, ना कोई गद्दारियत का कोई ऐसा हम पे इल्ज़ाम भी ना लगे और हम एक
मतलब स्मूथ और यकसुई के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा पिछले दिनों ये भी ख्याल था कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि शायद ये कोई ज़ाती मलकियत है और इमरान खान इसके ऊपर मतलब है उसकी ज़ाती, जिस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी की रजिस्टर्ड होती है, ये ऐसे है। तो क्यों ना ये जो पार्टी के अंदर जो हलचल थी, ऐसी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान और इस जैसे कई लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम जैसे जो कारकन हैं, वर्कर्स हैं, इसको बरतरफ कर दें। लेकिन आप यकीन जाने कि ये जो परसों के इंसिडेंट सामने आए हैं कि हमारी जो कौमी अमलाक हैं, हमारी कौमी इदारों के ऊपर और खुसूसी तौर पर उनकी रिहाइशगाहों के ऊपर और जहाँ पे उनकी फैमिलियाँ और उनके बच्चे कांपते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे हमारी जो माएँ बहनें जिस अजियत से, जिस तकलीफ़ में हमें नज़र आती हैं कि उनका जो मियाँ है, जो उनका हस्बैंड है, उन बच्चों का जो बाप है, जो अपने 35-40 साल इस मुल्क के दफा के लिए एक यूनिफॉर्म के अंदर गुजारे और कोई भी बलवाई जो पहले से स्लीपिंग सेल्स की सूरत में मौजूद हूँ और उस दिन हम एक्टिवेट कर लें उनको। तो अब तो मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने आप को पीटीआई के साथ गर्दानूँ या ना गर्दानूँ। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पार्टियाँ जिनके ऊपर आम आदमी तबर्रे भेजे, आम आदमी ये कहे कि ये पार्टी है, कि जिसको तमीज़ भूल जाए कि एक ज़ात के लिए, एक शख्सियत के लिए, कि जिसके लिए सब कुछ हो अगर वो ज़ात है, अगर वो ज़ात नहीं है तो सब कुछ माइनस है, न मुल्क है, न कौम है, न गैरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर तो हम सोच रहे थे कि इमरान खान को इससे बरतरफ करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग होंगे, ये लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाया, लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि हर तरह की कुर्बानियाँ देते हैं पार्टी के लिए। ये तो लाडला बैठा रहता है, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब मैं इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या ये नाम ज़रूरी है, अपने साथ किसी और नाम से इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। नहीं तो क्या अब आप तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या छोड़ दी है आपने? देखिए, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं यही चाह रहा था कि हम चूँकि इसका गंद साफ करेंगे इसके अंदर रह के, तो चूँकि अभी हमारे दूसरे साथी भी हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हुआ तो फिर खान को हम बाहर निकालेंगे, अदरवाइज हम इसी इंसाफ में से कोई नई शमा निकालेंगे तो फिर कोई न्याय इंसाफ का जो है ना अलम लेके निकलेंगे। चूँकि जिसने इसका नाम इंसाफ वो कहते रहते हैं, अगर आप उससे पूछे खान से तो मेरा ख्याल है 2 लाइनें आपको तहरीक इंसाफ की इसकी वजह तोजी में और इसकी तोज़ीह में तारीफ में नहीं बयान करनी। सरदार साहब इमरान खान साहब, ये तो सबको ही पता है कि इमरान खान साहब के बगैर तो तहरीक इंसाफ नहीं चलेगी। तो अगर आपकी ये सोच है कि इमरान खान को निकाल दिया जाए तहरीक इंसाफ से, तो ऐसा तो नहीं होगा, या तो इमरान खान साहब रहेंगे या आप रहेंगे। मंसूर खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल है कि हमारा जो तस्वर है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चलेगी। देखिए, इमरान खान क्यों चेयरमैन है, इस मुल्क में कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान चूँकि अब ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जिस जगह वो पहुँच चुके, ये अलग बात है कि रेंजर्स की एक दिन की जो है ना वो अरेस्ट ने मतलब जो कन्फाइन किया, वो सीढ़ियाँ चढ़ने पे मजबूर हुए, बल्कि बड़े दौड़ के चढ़े, सारे कौम के लिए बड़ी हैरानकुन थी, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि कौम को लीड कर सकें। ये आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कौम को लीड कर सकें? इसलिए कि देखिए, आपके यहाँ आपकी ज़ात के हवाले से मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको शायद कहीं भी, चूँकि पीटीआई के और भी बहुत सारे लोगों के साथ आपके ज़ाती तल्लुकात भी हैं, इमरान खान जब चंद अपने मखसूस दोस्तों में हम में होते हैं तो किसी न किसी से हो सकता है कभी आपसे पूछ लें कि मंसूर खान आप ये बताएं कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत की अमल कौन सी चीज़ है। मेजॉरिटी हमारी इस रीजन के अंदर ट्राइबल बैकग्राउंड और ये इस तरह के मतलब कबाइल ख़ानदान होते, तो आप अक्सर ये कहेंगे कि जी मेजॉरिटी हमने देखा कि बंदा कहता है जी मेरी अपनी इज़्ज़त या मेरी रेस्पेक्ट मेरे लिए, तो ऐसी बात इमरान खान को चूकती है। वो हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बंदा मेरी ज़ात से शुरू करे। जब बंदा अपनी खुद पसंदी में इस हद तक असीर हो कि हर ताकत, हर आइडिया, हर जाविया वो ये समझता है उसकी ज़ात हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तबाही वाली चीज़ें होती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिससे खैर की तवक्को नहीं हो सकती। इमरान खान ज़हनी तौर पर अपने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं। उससे मुल्क में ये समझता हूँ कि देखिए अभी अपनी ज़ात के लिए सब कुछ वो मलियामेट करना चाहते हैं, सब कुछ रोंदना चाहते हैं, सब कवानीन, सब आइन इसलिए होगा कि अगर वो इमरान खान के इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता साफ करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती की बात है। सरदार साहब, आपने तो इस पार्टी, आपके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगता है कि आपने करोड़ों अरबों रुपया लगाया था आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर, आपने बड़े फंड्स दिए पीटीआई को, तो उसका तखमीना कभी लगाया है? कितने पैसे लगाए आपने?
देखिए मंसूर साहब, मैंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बल्कि पार्टी की मैंने हर लम्हा बहुत दफ़ा मैंने बहुत माली मावनत की। लेकिन मैं इसमें आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की हम प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त इमरान खान, मैं उस वक्त पंजाब कैबिनेट में था, इमरान खान उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। हमारी जो पहली मीटिंग हुई, चूँकि ये हमेशा से ये होता है कि जो भी वफाक में पार्टी होती है वो अपनी आज़ाद कश्मीर या रीजनल GB हो, कोई और ऐसा रीजनल जो हुकूमत बनने जा रही है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते। हमारा भी ये ख्याल था कि वफाकी हुकूमत किसी भी अपनी किटी से हमें 5 अरब के करीब देगी। वो 5 अरब का वादा भी हुआ, वो कई दफ़ा हमने चेक कटते कटते भी देखे कि रुक गए। लेकिन एट एंड ये हुआ कि मुझे ये कहा गया कि मैं पैसे दूँ, फ़ी मेंबर को 2.5-3 करोड़ पे दिए जाएंगे, लेकिन वो 2.5-3 करोड़ देने का अमल इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि मैं अपने हाथ से दूंगा। आप यकीन माने कि जब पहली हमारी मीटिंग थी इमरान खान के साथ इस हवाले से, चूँकि बहुत उस वक्त मल्टीपल मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं था, गंडापुर साहब थे, अरशद दाद साहब थे, आमर कियानी साहब थे, सैफुल्लाह न्याजी साहब थे, और हमारे जो उस वक्त के गवर्नर सिंह थे इमरान इस्माइल साहब, ये उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। जिस पे मैंने एक खतीर रकम का मैंने कहा जी ये मैं आपको देता हूँ पार्टी के लिए, चूँकि अब तक आपने कहा कि जी हमें अली के लिए, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ बाहर के दोस्त थे, या किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया था। जब मैंने उस अमाउंट का अनाउंस किया तो इमरान खान साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जी आज तक हमें इतना बड़ा डोनेशन किसी ने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का जो खुशी या प्लेयर होता है वो आधे घंटे से ज़्यादा देर पार नहीं होता। अगले ही लम्हे वो तोता चश्मी, वो नज़रें चेंज हो चुकी होती हैं, वो शक्ल चेंज हो चुकी होती है, वो मखसूस शक्ल है, वो इसलिए चेंज होती है कि और देगा तो फिर कम बन सी, इन्हें कम नहीं। सरदार साहब, ये जो खतीर रकम है, ये कितनी खतीर रकम थी सर? ये बहुत बड़ी, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको डोनेशन इतने देने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें पैसे तो मैंने लगाए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे मेम्बरान ने जब बाद में बताया कि किसी को 50 लाख मिला, किसी को 50 भी नहीं मिला, को एक आध शायद 2-3 मुझे ऐसे मिले कि जिनको करोड़ रुपया मिला था, लोगों को वो पैसे आगे नहीं गए। लेकिन इसी रकम पे एंड नहीं हुआ, इस पार्टी डोनेशन के नाम पे AJ के इलेक्शन के लिए मुझसे 3-4 दफ़ा पैसे लिए गए। सरदार साहब, मुझे कोई थोड़ा सा कोई फिगर तो बताएं ना, ये फिगर करोड़ों में है, अरबों में है, कुछ तो पता लगे। नहीं, ये उस वक्त अरबों से कम था, लेकिन ये बढ़ता हुआ अरबों से ऊपर चला गया। उसमें यह है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये तोता चश्मी की एक्सट्रीम ये थी, हाइट ये थी कि ये जब एक दफ़ा ले लेते थे, मतलब लेने का तो ये अंदाज़ था कि एक टेलीफोन पे 15-20 करोड़ रुपये ले लेते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो उसका जो याद रखना अगले ही लम्हे, आपको मैं इनकी ये शायद आपका एक आध प्रोग्राम इसका मुतामल नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इनकी दास्तानें सुनेंगे कि ये लोगों के साथ करते क्या और उसके बदले में एक आम आदमी को देते क्या। इल्जामात का तो सामना अभी भी है ना सर? सरदार साहब, इल्जामात का सामना तो वो अभी भी कर रहे हैं। क्या ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को नहीं पता? काफी हद तक तो चीजें पता है, मेरा नहीं ख्याल लोगों से बातचीत में ऐसी छुपी हुई है। इनके जहन में पता क्या होता है, ये जिस तरह की अप्रोच खुद रखते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ कि लाहौर का एक आदमी था, मेरी मौजूदगी में इमरान खान को कहता है कि LDA मेरा नक्शा नहीं पास कर रहे। तो उस वक्त इमरान शेख थे, उनको खैर काल शाल मिलाएगी, तो वो बंदा उठ गया। तो उसने चूँकि कहा था कि मैं 90 करोड़ या 95 करोड़ का नमल यूनिवर्सिटी में, अभी उस यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। उसने कहा जी मैं नमल में आपको एक ब्लॉक बनवा के दूंगा, 95 करोड़ आता है या 90। तो वो उठ गया। तो मुझे इमरान खान ने कहा ज़रा आगे हो गया कि की ख्याल है थोड़ा, मतलब है 1 अरब दे के तो 200 अरब तक कम करा लिया, महंगा तो नहीं है। यानी उनका ये ख्याल था कि वो जो टावर अप्रूव करा रहा है हमसे, वो 200 अरब का काम करा रहा है 1 अरब हमें दे के। तो यानी इनके जहन में ये होता है कि हर जो आदमी इनके साथ चल रहा है वो कहीं ना कहीं से आगे किसी को रगड़ा निकाल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ कर रहा है। मैंने हमेशा बबों के दोल इमरान खान के मुंह पे कहा होगा कि अरबों रुपये नुकसान किए, 1 रुपये का फ़ायदा बता दें कि कोई फ़ायदा आपसे लिया हो, या कोई चीज़ पार्टी से ली हो, हुकूमत से ली हो, या कोई फेवर ली हो। लेकिन इनके जहन में ये जिन लोगों को साथ चलाते हैं, इनके जहन में ये होता है कि हो सकता है बंदा मजबूरी में इनके पास आया हो सकता है मतलब अच्छा ही मैं अपना कर्टेसी एक्सटेंड कर रहा हूँ। नहीं, ये लेकिन आप सरदार साहब, ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं सरदार साहब, ये सारे इल्जामात करप्शन के जुमरे में आते हैं। नहीं मंसूर साहब, मैं कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं हर वो चीज़ जो मैं कलमे की हद तक, इस हद तक के मरतबा खुदा को गवाह बना के, इस वजह से नहीं कि मैंने तो अभी उस तरह बातें की नहीं है जिन बातों का मैं राजदान हूँ कि मैं इल्ज़ामात लगाऊंगा। मैं चूँकि अल्लाह को हम सब ने इस दुनिया से जाना है, इससे नहीं है कि मैं जाके खाम खा के इल्ज़ाम लगा लूँ। लेकिन चूँकि जिस जगह पे मैं था, जिस तरह की उनकी मैं
टीम का ऐसा था। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप ये कहेंगे कि ये सारी चीज़ें थी, तुम वहाँ क्यों थे? देखिए, एक आप कहते हैं कि एक छलांग मार के आप उतर जाते, बाद का 100 मार के वापस चढ़ना चाहें, आप नहीं चढ़ सकते। हमारा ये था कि हम पार्टी की दलदल में फंस चुके थे। मैं जब पंजाब कैबिनेट में भी था, खुदा को गवाह बना के आपको कह रहा हूँ कि मैंने कई दफ़ा इमरान खान को कहा कि इस मुल्क का जो नौजवान है वो आपकी तरफ आस लगाए बैठा है, उसको मायूस नहीं होना चाहिए, हमें डिलीवर करना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि जो हमने आपको कहा था उसमें से ज़्यादा नहीं तो हम 15% कर सकें, 30% कर सकें, हमें कुछ करना चाहिए। तो पार्टी के अंदर रह के जो वॉइस हो सकती है वो मैंने हमेशा बुलंद की और ये कहा कि हमें लोगों के लिए डिलीवर करना चाहिए। नहीं तो सरदार साहब, ये जो आप वाकयात सुना रहे हैं, इमरान खान साहब तो रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना बनाना है मुल्क के अंदर, लेकिन जिस किस्म के इल्जाम आप लगा रहे हैं, रियासत मदीना में ये सब कुछ तो नहीं होता था। देखिए, मैंने खुद उनकी प्रेजेंस में, एक तो उनका ये अलमी है, आपने अक्सर चूंकि आप बींगे साफ़ी, आपकी चूंकि बहुत औकाबी निगाह होती है, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते भी हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं। देखिए, रियासत मदीना की बात वो करते हैं, लेकिन उनके साथ एक अलमिया ये है कि अपनी प्रेजेंस में वो किसी दूसरे की तकरीर नहीं सुनना चाहते, न तकरीर सुन सकते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सारा इल्म मेरे पास है, और अगर थोड़ी सी किसी की तकरीर 1-1.5 मिनट ऊपर नीचे हो तो वो फौरी तौर पे शाह महमूद कुरैशी के साथ अक्सर उनकी इस वजह से नहीं बनती कि शाह महमूद कुरैशी तकरीर कर जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उसमें बुनियादी तौर पे अभी आपको पिछले दिनों आपको पता चला होगा ज़ैन कुरैशी के साथ किस लिए नाराज़ हो गए कि तुम लोग जो है ना अपनी मरूसी सियासत और वरासती सियासत और जागीरदाराना सियासत से नहीं निकलते, हम वो सीट लूज करके। तो वो एक मतलब जो बाप को ना कह सके बेटे को ना कह सके, कज़न को किसी हवाले से अपना पैगाम पहुँचाते। देखे, रियासत मदीना की मैंने कई दफ़ा उनके सामने भी ये कहा जी कि बुनियादी कॉन्सेप्ट यह कि जो आदमी ज़मीन के साथ लगा उसको उठाया जाए। अब हमने ज़मीन के साथ लगे को उठाया, ये हमने महंगाई, बदइंतज़ामी और बैड गवर्नेंस, ये तो देखे ना हमसे गलतियाँ हुई कि वो अपनी मजलूमियत में चला गया। बुनियादी तौर पर मैं और अली अमीन गंडापुर साहब 2 ऐसे लोग थे जो कई दफ़ा हमने घंटों भी बहस की होगी खान साहब के साथ कि आइंदा इलेक्शन के लिए लोगों के पास ले जाने के लिए हमारे पास क्या है, हमने आम आदमी को क्या रिलीफ दिया है। आप ये देखिए कि जो रियासत मदीना का बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट था कि चीज़ों को उनके बैलेंस में रखा जाए, आपकी निपोटिज्म न हो। उस ज़माने में आपने देखा कि एक खातून जिसका मतलब है कि चोरी में उसका नाम आता है और वो चोरी साबित हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे करीबी मतलब साथियों को और एक उनके बहुत करीबी रिश्तेदार थे, उस समय उनको कहा गया कि आप जाके सिफारिश करें, और वो अपनी सीधी लाइन की वजह से सालत में आपके पास गया तो आप बहुत नाराज़ हुए। आपने कहा कि ये काम अगर मेरी बेटी सईदा फातिमा के बारे में कहा कि अगर उससे भी होता तो उसके लिए भी सज़ा यही थी। उन्होंने कहा कि तुमसे पहले कौम है इस वजह से तबाह हुई कि जब कोई बड़ा आदमी काम करता था। और आप ये देखें कि यूनानी मुफक्करों के यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद था कि जो छोटा आदमी फंस जाता है, बड़ा आदमी जाला तोड़ के निकल जाता है। इमरान खान अच्छा, सरदार साहब, चूंकि सरदार साहब आप बहुत सी चीजों से वाकिफ हैं, आप बहुत सी चीजों से वाकिफ हैं, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल एस्टैब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जनरल बाजवा के दौर में मीर जाफर मीर सादिक कह के वो बुलाया करते थे। तो पार्टी के अंदर इस सिलसिले में क्या फीलिंग थी? क्या पार्टी समझती थी कि जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, या पार्टी के अंदर ये फीलिंग थी कि ये गलत साइड पे जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इज्तिमाई तौर पे पार्टी के अंदर हमारे कुछ 4-5 लोग हैं जो फ्रंट की पॉलिटिक्स में आते। वो शुरू दिन से एक नैरेटिव ये रखते थे कि फ़ौज ने या उनको फीड किया जाता था, चूँकि सम टाइम मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इदारों के साथ या मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ कहीं ना कहीं उनका होता है। ये बात पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल ठीक थी कि जब से PTI हुकूमत में आई वो शुरू दिन से ये कह रहे थे कि फ़ौज ने हमें मैंडेट इस तरह कमज़ोर दिया है कि हम ताकतवर न हों और हमें ये अपने कंट्रोल में रखें। लेकिन पार्टी के अंदर एक मेजॉरिटी तबका ये था कि वो ये समझ रहे थे, और उसमें हमने मतलब मैं उनके अंदर शामिल था कि हम फ़ौज के साथ हमें एहसानमंद होना चाहिए, चूँकि फ़ौज ने जिस तरह हम पे हाथ रखा है, माजी में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत रही, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत रही, वो हमेशा शाकी रहे कि हमें यहाँ तक एक्सेस दी गई, यहाँ तक एक्सेस नहीं दी गई, फ़लान जगह पे ब्रीफिंग दी गई, फ़लान चीज़ के बारे में ब्रीफिंग नहीं दी गई। लेकिन ये था कि इमरान खान को हर वो मरहला जगह का जो है ना जलवा दिखाया गया, ब्रीफिंग भी दी गई, सब कुछ, और हाथ भी रखा गया। और शुरू की आप देखें कि जब ये GHQ तशरीफ़ लेके गए तो तमाम सरबराह वो जो इंटेलिजेंसीज थी, वो ISI हो, MI हो, और दूसरे जो लोग थे, मतलब है उसमें आपकी DGMO का डायरेक्टरेट होता है, CGS होता है, ये सारे लोग इमरान खान के साथ
और इसके 2-3 ऐसे वज़रा थे कि शायद जिन्होंने GHQ का पहला गेट नंबर 1 भी ना कभी देखा होगा, वो भी वहाँ पे तस्वीरें बनवा रहे थे इन लोगों के साथ खड़े होके। तो ये फ़ौज ने इनको अपनायत भी दी, लेकिन ये जब फ़ौज के बारे में या जनरल बाजवा के बारे में ये जब बढ़ते गए तो पार्टी के अंदर इसके अंदर बिल्कुल ये राय मौजूद थी। एक अच्छा खासा तबका आज भी है वो ये समझता है, लेकिन इमरान खान के सामने बहुत कम लोग होंगे कि जो उस तरह राय का इजहार कर सकें। बुनियादी तौर पे इमरान खान मुखालिफ बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, वो अपना मूड ऐसा बना लेंगे, जेस्चर ऐसा दे देंगे, कोई और इरेलीवेंट बात ऐसी शुरू कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग ओवरऑल ये पार्टी PTI के हों या किसी भी जगह पे लोगों के अंदर ये सोच मौजूद है कि फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने बड़े दुश्मनों से सामना करना पड़ता है। सरदार साहब, आखिरी सवाल, अब अगर इमरान खान साहब तो इस वक्त काफ़ी पॉपुलर हैं, ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर इलेक्शंस हुए तो इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म के तौर पे जो है वो आ जाएंगे। ये आपने जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले सारी जो तफसीलात कही हैं, तो इमरान खान साहब के साथ तो आपके ताल्लुकात अब ख़राब नहीं हो जाएंगे जिस किस्म की आपने गुफ्तगू की है? ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब आप देखेंगे कि अगर आप मंसूर खान साहब 2-3 प्रोग्राम आप मेरे साथ करें, आप देखेंगे कि पॉपुलैरिटी उनकी जाती किधर है। क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट टाइम में मैं आपके साथ बयान नहीं कर सका। मैं इमरान खान की ऐसी पॉपुलैरिटी की ऐसी की तैसी जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, जो कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाएँ। देखिए, पॉपुलैरिटी ये होती है कि आप मुल्क की बात करें, मुल्क का शमला ऊपर करें। ठीक है, आपके ग्रीवियंसेस हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस होंगी, आप उनके बारे में डिस्कस करें, लेकिन आप सब कुछ नहीं ढूंढ सकते। ये देखिए, जो परसों हमने जो लोगों को एक राह दिखाई, लॉलेसनेस क्या होती है, सिविल नाफरमानी और क्या होती है। ये पहले भी सिविल नाफरमानी की तरीके देते रहे, आवाज़ बुलंद करते रहे। अगेन कौम के अंदर देखिए बदतमीजी का आप ये देखिएगा कि मुझे कई जगहों पे ये शिकवा सुनना पड़ा कि पहले बड़े का एहतराम किया जाता था, बड़ी लाइन में अगर कोई आता था बुजुर्ग तो यंग आदमी, छोटा आदमी उसको जगह देता था, कोई खातून आ जाए जगह देते थे। ये हमें बहुत सारी जगहों पे लोगों ने ताना दिया कि आप PTI वालों ने ये कल्चर ख़राब कर दिया है। अब माँ बहन की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है, बड़े की बुजुर्ग की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब आपका। आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से क्या क्या गिले शिकवे हैं, आपने तफसील से उनकी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।